हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुलाटी ईएनटी एंड एलर्जी हॉस्पिटल, एयर नोज थ्रोट एंड हेड नेक सेंटर, 594/1 मॉडल टाउन, ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क रोड, लुधियाना। हमारी टीम ने डॉक्टर विनीत गुलाटी जी से बातचीत की। डॉक्टर विनीत गुलाटी MBBS MS ENT स्पेशलिस्ट हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने ENT के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स व उनके निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर विनीत गुलाटी जी से। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विनीत गुलाटी जी के साथ, जिनका 29 इयर्स का लंबा एक्सपीरियंस है ENT में। और सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ ये बदले हैं और इन्होंने अपनी टेक्निक्स को जो मॉडर्नाइजेशन है वो दी है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। Thank you, Richi ji, for inviting me to your very, very prestigious show. डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं और ENT में नई नई क्रिएशंस जो है आप डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने जो मिलके करी है, क्या कहना चाहेंगे? रिची जी, ऐसा है कि आपने जैसे कहा कि लगभग 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ENT में, तो 30 साल पहले जो भी इलाज होते थे, बीमारियां तो चलो थी, मगर जो इलाज थे वो बड़े ट्रेडिशनल थे, जो अब आज की डेट में नहीं चलते हैं। वो कैसे एडवांसमेंट हुई है कि जो एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले सिर्फ हम जानते थे कि ENT वाले सिर्फ टॉन्सिल के ऑपरेशन करते हैं, या टॉन्सिल गला थोड़ा सा देख लिया या कान ऊपर ऊपर से देख लिया, तो ज़्यादा ऑपरेशन भी नहीं होते थे क्योंकि इतनी टेक्निक भी नहीं थी और इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी। मगर कुछ पिछले सालों में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, जिससे आप जानते हैं कि इसमें अब एग्जाम्पल के रूप में नेज़ल एंडोस्कोपी आ गई है, तो दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं सारे। जैसे आपने सुना है कि लेप्रोस्कोपिक हम सभी जानते हैं होते हैं, उसी तरह नाक के सारे ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं। और साथ साथ में उसमें पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे, जो हमें उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी पहले जो ऑपरेशन करते थे, या उसमें दिखना कम हो जाता था क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं होता था पूरे डीप जाके देखने का। मगर आज की डेट में हम डीप जाके सभी जो भी बीमारी के अंश हैं उनको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं विद हाई पावर्ड इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल कोब्लेशन है या माइक्रो डिब्राइडर सिस्टम्स हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में जो लोग होते हैं वो लेज़र कह देते हैं, मगर वो शेवर सिस्टम होते हैं। तो उससे एक तो टेक्निक्स बहुत बढ़ गई हैं, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपने सुना होगा एलर्जी करके रसोलियाँ बन जाती हैं नाक में, तो पहले उसकी रिकरेंस बहुत ज़्यादा थी, अब वो भी कम हो गई है क्योंकि अच्छी तरह उसको क्लियर किया जा सकता है। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी तरह कान के ऑपरेशन हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं। तो जो ऑपरेशन पहले इनएसेसिबल होते थे, हम पेशेंट का ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, आज की डेट में लेटरल स्कल बेस्ड सर्जरी, एंटीरियर स्कल बेस्ड सर्जरी के नाम पे वो सारी सर्जरीज हो रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बात करी है, नेजल की बात करी है, नाक की हड्डी को सीधा करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। टॉन्सिल की जैसे आपने बात की है, क्या कहना चाहेंगे कि अब तो ये डे केयर सर्जरी की तरह हो रहे हैं और पेशेंट्स का हॉस्पिटल में स्टे भी कम है, और जैसे आपने बोला कि आजकल ब्लड शेडिंग जो है वो भी उससे कम हो रही है, और आप डीप जाकर और हर वो चीज़ जो है जो पेशेंट चाहता है वो हो रही है। यस, सो डेफिनेटली, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो गई है और साथ में स्किल डेवलपमेंट जो हो गई है, तो उससे ये दोनों चीज़ों का फ़र्क पड़ा है। और जैसे नाक की हड्डी की आप बात कर रहे थे, तो पहले ये कहते थे कि नाक की हड्डी करा ली, वो मींस ओल्ड प्रोसीजर थे, तो उसमें सारी नाक की हड्डी निकाली जाती थी। अब उसको SMR कहते थे, अब सेप्टोप्लास्टी हो गई है। और ENT वाले हैं वो सिर्फ ये नहीं है कान नाक गला, अब नाक की शेप भी जो है उसको भी बहुत ज़्यादा उसके ठीक करते हैं साथ साथ में। तो एक ही सिटिंग में जो कॉस्मेटिक का भी पार्ट होता है वो भी देखते हैं, और जो फंक्शनल पार्ट होता है जो अंदर नाक के अंदर होता है तो वो भी देखते हैं। तो एक एग्जांपल है। और इसी तरह चाहे वो वॉइस का हो गया, चाहे वो गले का हो गया, चाहे वो ईयर्स का हो गया, तो वो सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके सारी तरफ इसका बेटरमेंट हो गया।
तो डॉक्टर साहब हम ये माने कि आजकल जैसे फिड्डा नाक होता था पहले कि नाक फिड्डा है या टेढ़ा है या बड़ी यानी नाक, तो हम उसकी शेप को भी हम लोग अब नया रूप दे सकते हैं? हाँ जी रिची जी, देखिए ये तो बहुत देर से चल रहा है कि लोग बहुत चाहते थे कि कॉस्मेटिकली हम अपने आप को बेटर दिखें, सुंदर दिखें। जो अब पहले सिर्फ देखिए डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी ही करते थे सिर्फ, मगर ईएनटी वाले भी अब ये वाले सर्जरी सारे बहुत ही अच्छी तरह करते हैं और जो अपने आप को स्किल डेवलप कर चुके हैं। तो राइनोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी एक पार्ट ऑफ ईएनटी में है और बिल्कुल बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं और बहुत अच्छी शेप दे रहे हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि पहले ये जैसे हम सोचते थे कि बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो लोग इन प्रोसीजर पे जाते थे और लोगों को लगता था कि इसमें करोड़ों रुपए बहुत बड़े खर्चे होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे टेक्निक्स आई हैं वो भी मतलब एक आम आदमी के भी पहुंच में है? नो डाउट कि बहुत महंगे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन अब ये पहुंच में है, क्योंकि पहले बम्बे जाना, इतनी दूर जाना आना और वहाँ स्टे करना, और अब ये जो है हमारे लुधियाना में ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो गई। डेफिनेटली देखिए, मैं जैसे पहले कहा कि पहले जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, तो पहले तो हर चीज़ ही बड़े बड़े शहरों में होती थी, तो अब आज की डेट में जैसे अब लुधियाना भी एक महानगर ही बन गया है, तो यहाँ पे भी हर तरह की फैसिलिटी है। तो हमारे हॉस्पिटल में भी हम ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि चाहे नाक की शेप का हो, चाहे नाक की सर्जरी का हो, गले की सर्जरी हो, ईयर की सर्जरी हो, जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट है हम सभी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर एलर्जी जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, और आप जैसे आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आपने आज तक एलर्जी वाले हजारों पेशेंट्स को नई जिंदगी दी है, क्योंकि एलर्जी एक ऐसी चीज़ है, जब एलर्जी हो जाती है बंदे को तो वो एक इरिटेशन इतनी ज़्यादा रहती है उन लोगों को, और जब वो रिलीफ पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एलर्जी के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान माना गया है? रिची जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं ये कहूँगा कि देखिए, एलर्जी पहले कहते थे एलर्जी रब दी मर्जी, कि जो है वो हो गई तो ठीक है, नहीं तो अभी भी यही चलता है कि चलो जी आप बहुत तरह की मेडिसिन आती हैं एंटी एलर्जिक्स वगैरह, वो ले लीजिए, सिर्फ स्प्रेज ले लीजिए, तो वो आपको रिलीफ दे देती हैं। डेफिनेटली वो टेम्परेरी आपको रिलीफ दे देती हैं। और बट मैं उससे पहले भी एक बात भी करना चाहूँगा कि जो एलर्जीज़ हैं, एलर्जी क्या है? बॉडी की इम्यूनिटी है आपकी, और जो इम्यूनिटी है वो ऑल्टर हो गई है, चेंज हो गई है ड्यू टू सर्टेन रीज़न। मीन्स जो चीज़ आपको किसी दूसरे आदमी को सुहा जाती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको वहाँ जाके छींकें लग सकती हैं, नाक बंद हो सकता है, नाक से पानी आ सकता है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑल्टर हो जाती है, और जिसके करके इसको हम एलर्जी कह देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कह देते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में यूज़ कर रहा हूँ, मगर जस्ट जनरल पॉपुलेशन के लिए बात कर रहा हूँ। तो एलर्जीज डेफिनेटली एक बढ़ गई हैं, क्योंकि थोड़ी इम्यूनिटी भी हमारी चेंज हो गई है, थोड़ी सी हमारा खान पीन भी चेंज हो गया है, तो उससे हमारी डेफिनेटली इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ऑल्ट्रेशन आ गई है। बट जो हम करते हैं, हम उसको पहले एलर्जी को वर्कअप करना ज़रूरी है, उसके डेप्थ में जाना ज़रूरी है कि किन चीज़ों से हो रही है एलर्जी। और जब तक एलर्जी का अगर पक्का इलाज मेरे से कोई पूछता है, तो मैं एक ही कहता हूँ, एलर्जी का अवॉइडेंस इज द ओनली क्योर फॉर एलर्जी। और क्योर तभी होगा जब आपको पता होगा मुझे किन चीज़ों से आइडेंटिफाई करना। तो पहले आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद उसकी अवॉइडेंस, और थर्ड हम जो करते हैं दैट इज इम्यूनोथेरेपी, जो आजकल बहुत ही एडवांसमेंट हो चुकी है। पहले आपने सुना होगा इंजेक्शन लगते थे, तो हर 15 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। इम्यूनिटी को, इम्यूनोथेरेपी को कहते थे उसको, पर्टिकुलर एलर्जन के लिए। मगर आजकल इंजेक्शन नहीं लगते हैं, तो लोग भाग जाते थे इंजेक्शन के नाम से। आजकल हम स्लिट थेरेपी कहते हैं, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। तो सिर्फ वो आपके ड्रॉप्स होंगे, वो आपने जीभ के नीचे डालने हैं, और उसके बाद आपकी इम्यूनोथेरेपी होती है, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि एलर्जी के जो भी टेस्ट, जैसे आपने कहा कि एलर्जी किस चीज़ से है, वो यहाँ पर गुलाटी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? यस, बिल्कुल हैं। हम 2 तरह के टेस्ट एडवाइस करते हैं। एक होता है कि आप जो हम इसको ट्रेडिशनल कहते हैं, जो एक जनरल देखने के लिए, क्योंकि हर पेशेंट को देखिए, अगर हम सब पेशेंट को कहते हैं कि आपका प्रिक टेस्ट कहते हैं, जो सीधे गोल्ड स्टैंडर्ड स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, तो उसमें हम 30, 60, 90 जितने भी एलर्जेंस हैं उसको टेस्ट करते हैं।
मगर वो मेरे हिसाब से वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट उसके पहले अगर हम उसका स्क्रीनिंग टेस्ट कर लें कि देखने के लिए कि उसको कितनों से है, फिर उसके बाद, क्योंकि स्किन प्रिक टेस्ट का तभी फायदा है जब हम इम्यूनोथेरेपी के लिए तैयार हैं। तो कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, पूरी तरह एलर्जी नहीं होती है, तो हम उसको अवॉइडेंस से या थोड़े बहुत ट्रीटमेंट देने से ही वो ठीक हो जाता है। सबको इम्यूनोथेरेपी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी जो है वो कम से कम 2 से 3 साल लेते हैं, तभी लोग ठीक होते हैं। उसमें भी 60-70% रिजल्ट है, 100% तो नहीं कहेंगे हम। तो कभी कभी पेशेंट कहता है जी मैं इतनी लंबी नहीं ले सकता, या उसकी कंप्लायंस पूर हो जाती है, तो भी हम पहले उसको स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसमें डाल के, उससे हम देख के एलर्जेंस कौन से हैं उसकी अवॉइडेंस बता देते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो स्किन प्रिक टेस्ट करके उसकी प्रॉपर इम्यूनोथेरेपी करके उसका इलाज किया जाए। जैसा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो कि बच्चों को आजकल काफ़ी जो हो रहा है, और उसके लिए पेरेंट्स को जब लगता है, जब हम लोग पफ देते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा सा दिल में डर सा लगता है। क्या कहना चाहेंगे कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पफ है वो सेफ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस अगर आपने बात की है तो पहली बात तो ये है कि आजकल हम इसको साथ साथ में एक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस तो टर्म है ही है कि मीन्स एलर्जी करके आपके जो अपर एयरवे हैं उसमें कहीं ना कहीं सोजिश हो रही है, जैसे बच्चे को दोबारा खांसी लग जाती है या उसके अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो डेफिनेटली उसके लिए कोई आप शॉर्ट टर्म कोई मे बी ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, या उसके अंदर जैसे प्रॉपर जो हम कहते हैं कि फिक्स डोज इनहेलर्स आते हैं, ब्यूटीकॉर्ड वगैरह, या कोई भी आपके स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं, तो अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है तो डेफिनेटली तो कोई हार्म नहीं है उसका, रादर इट इज़ बेटर, क्योंकि आपके चेस्ट में प्रॉब्लम आई है और यहीं पे देके इनहेलर यहीं से ठीक हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको टैबलेट दें, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इट इज़ जो आज मतलब पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए, या एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है कि इट इज़ वन एयरवे वन डिजीज़। मीन्स आपका जो एयरवे है, ये सांस का है, वो नाक से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, और यही एयरवे जो है वो आपका छाती में जाता है। मीन्स ये अगर नाक में आपके प्रॉब्लम है, या आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, या आपके अंदर एडिनॉइड बढ़े हुए हैं जो नाक के पीछे मांस होता है, या टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रह रही है, या आपका द्वारा गला खराब हो रहा है, तो दैट विल लीड टू द चेस्ट प्रॉब्लम ऑल्सो, राइट। सो कभी कभी हम सिर्फ छाती ठीक करते रह जाते हैं और ऊपर वाला सिस्टम छोड़ देते हैं, तो वो उसके करके कभी कभी ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता रहता है। जबकि अगर हम आज की डेट में जो नया वर्ड आ गया, जैसे आप कहते हैं रिएक्टिव एयरवे डिजीज, मीन्स आपका जो एयरवे है, जो सांस की नाली है, अगर आपके नाक के अंदर इन्फेक्शन रह रही है, एडिनॉइड या टॉन्सिल जैसे आपने नाम सुना होगा, इन चीज़ों की प्रॉब्लम रह रही है, तो उससे वो ठीक मतलब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, मास बढ़ गया है, तो उससे रिएक्शन होके आपके अंदर छाती में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए दोनों चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो पफ कहा, डेफिनेटली इतना जो प्रूवन है कि ये पफ्स का कोई हार्म नहीं है, रादर ओरल मेडिकेशन के बजाय पफ लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे ये हॉस्पिटल जो उन बच्चों के लिए जिनको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, जो बच्चे तुतला कर बोलते हैं, उनके लिए भी वरदान है। क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी आपके पास यहाँ थेरेपिस्ट हैं जो उन बच्चों के लिए, जो बच्चों को जो बिल्कुल तुतले बोलते थे, वो भी आज बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं? डेफिनेटली। तो बिकॉज दिस इज़ ए टोटल कंप्लीट ENT केयर हॉस्पिटल, तो हम कान नाक गला देख के साथ साथ में हम जो भी बच्चों को स्पीच रिलेटेड या हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम डील करते हैं। तो देयर आर प्रोफेशनल पूरे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वॉइस थेरेपिस्ट हैं, जिनकी आवाज़ ख़राब हो जाती है उनको भी देखते हैं। तो वो पूरा अपना उसका कोर्स होता है वो करवाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें आते हैं। और साथ साथ में जो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो अपना हियरिंग एड का भी सारा का कंप्लीट केयर ऑफ ENT जो भी है वो यहाँ पे किया जाता है। जैसे जैसे बुजुर्गों को, आपने हियरिंग एड की बात करी है, बुजुर्गों को जो कम सुनाई देने लग जाता है और किसी तरह की प्रॉब्लम, कान की जैसे पर्दे खराब हो जाते हैं, उसके लिए भी आजकल, पहले पर्दे जब खराब हो जाते थे तो बंदे को लगता था कि हेल्पलेस है, और आज आपने उसके लिए भी कोई नए जो जो टेक्निक्स हैं जिसके साथ बंदा थोड़ा सा उसको उतने जोगा हो जाता है कि अपने जोगा हो जाए। डेफिनेटली। तो रिची जी यही बात है कि टेक्निकल एडवांसमेंट आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल
तो हमने अपने आप को अपग्रेड भी किया होता है, तो ऑब्वियसली इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो भी सर्जरीज़ हैं इसके अंदर आ गई हैं, जो कान की कोई भी सर्जरी हो जिसमें पर्दा डालना हुआ या हड्डी गल गई है उसको ठीक करना हुआ या कोई भी आगे एडवांसमेंट है, तो वी आर ऑल डूइंग ऑल काइंड ऑफ केसेस आउट हियर। और ओल्ड एज की जहाँ तक बात की, डेफिनेटली जब उम्र के साथ जैसे विजन कम हो जाती है उसी तरह सुनाई भी कम हो जाती है, तो उसके अंदर जिनको हियरिंग एड की ज़रूरत है तो वो भी हम यहाँ पे प्रोफेशनली अप्लाई करवाते हैं, सो दैट के उसको, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मशीन लगाना नहीं होता, उसको हियरिंग देना होता है। तो हियरिंग इज नॉट ओनली मशीन, देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स। तो हम पेशेंट को गाइड करना और उसको समझाना कि किसको ज़रूरत है और कितना उसको फ़र्क पड़ेगा। कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और एक मैं आपके माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे जब भी हमारी थोड़ी विजन कम हो जाती है हम ऐनक तब लगाते हैं, ये नहीं है कि हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाए तब हम ऐनक लगाएंगे। इसी तरह जब सुनाई थोड़ी कम है उस वक्त हमें मशीन के बारे सोचना चाहिए। कभी कभी एक थोड़ी सी लोगों के अंदर जागृति की कमी होती है कि नहीं मेरा काम तो चल ही रहा हुणे है, थोड़ा बहुत काम चल ही जाता हैगा, रहन दो हुणे मैं मशीन नहीं लगानी। सो मैं उन्होंने जरूर कहना चाहूँगा कि भाई आजकल जो मशीनें हैं वो बहुत ही एडवांस मशीनें आ चुकी हैं, जो आपको दिखती भी नहीं है बाहर से या अंदर बिल्कुल अप्लाई हो जाती हैं जिससे नहीं पता चलता, और कोई लोगों को थोड़ा सा वहम हो जाता था। और साथ साथ में ये भी है कि जो उसकी जो पावर्स हैं, जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोग्रामेबल हो सकती हैं वो हियरिंग एड हैं, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो जाती है और बहुत अच्छी सुनाई आती है। बट हाँ, अगर आप लेट लगाएंगे जब आपकी सुनाई कम हो जाती है तो आप जानते हैं जिस एरिया को हम यूज़ नहीं करते वो डेड हो जाता है, ठीक है ना। हम जानते हैं अगर आप हाथ नहीं यूज़ करेंगे बड़ी देर तो आपको बाद में उसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है या बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका चलता है। उसी तरह जो हमारा कान है वो सिर्फ सुनाई के लिए है, समझने के लिए हमें दिमाग यूज़ करना पड़ता है, ब्रेन का पार्ट। तो अगर हमारी सुनाई नहीं आएगी, जो उम्र के साथ नसें कमज़ोर हो जाएंगी, तो हमारा जो ब्रेन अच्छा भला था वो एरिया भी डेड हो जाएगा हियरिंग का, समझने का। तो हम जब बाद में हियरिंग एड अप्लाई करते हैं तो सुनाई तो दे रहे हैं मगर पेशेंट कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने समझने वाले एरिया को डेड होने दिया। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली हियरिंग एड के लिए जाइए और अपना हियरिंग एड करें, और वो भी किसी डॉक्टर के साथ, क्योंकि आजकल एड्स को देखकर लोग ऐसे आ जाते हैं। तो मतलब एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिसको आपके दिमाग का भी और आपके बॉडी स्ट्रक्चर का पता। बिल्कुल, आपकी बहुत बात ठीक है। और क्योंकि हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि जी हमने कहीं पे, सॉरी टू से बट ऐड देखी तो हम वहाँ जाके मशीन तो लगा ली, वहाँ पे ले भी आए, क्योंकि देखिए वो समहाउ वो उन्होंने काम है उनका बेचना, ठीक है। मगर जो डॉक्टर है, कोई भी आपका डॉक्टर है, वो उसका काम होगा आपको हियरिंग देनी, आपको सुनाई देनी। तो जब तक आपको सुनाई प्रॉपर नहीं दे रहा तो वो मशीन का भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हमारे पास लोग आ जाते हैं, सर मैंने इतने हज़ारों की लाखों की मशीन ले ली बट मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो डेफिनेटली या जब हमें भी बड़ा परेशानी होती है कि आपने इतने पैसे खर्च लिए मगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम भी कुछ नहीं, वी आर ऑल बिकम हेल्पलेस टू सजेस्ट एनीथिंग एल्स। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और वो आपका बेस्ट पर्सन है जो आपको एडवाइस देगा कि आपको कौन सी हियरिंग एड ज़रूरत है और कैसे एप्लीकेशन होनी चाहिए। जब तक आपको हियरिंग एड की सेटिस्फेक्शन नहीं है प्लीज़ मत लगवाइए। जैसा यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा, आज हमें इतना समय देने के लिए, ओपीडी पूरी हैवी है, पेशेंट्स जो वेट कर रहे हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रिची जी, थैंक फॉर आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पे, हम आपका शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह आप जो बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन और सेवा कर रहे हैं सोसाइटी की, तो मे गॉड ब्लेस यू कि आप ये करते रहें और बहुत लोगों का फ़ायदा करते रहें। थैंक यू वंस अगेन।